हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करना है। 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं एक एक क्वेश्चन को। और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखो, वोकैबुलरी याद क्यों नहीं होती है, उसका रीज़न ये नहीं है कि हम अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं या हम फोकस नहीं कर पाते, हम करते हैं। बट वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए और ताकि आप अपनी मेमोरी से उसको रिटेन कर पाएं जब आपको उसकी ज़रूरत है एग्जाम में, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड इट्स अ डेली प्रोसेस। आपको डेली शब्द रिपीट होते हैं, उनको बार बार बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि जब मॉक में आए तो आपको फेमिलियर सा फील हो। ठीक है बच्चों, तो हमारा सिनोनिम का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 61 क्वेश्चन नंबर में हमसे पूछा है बच्चों चेरिश। चेरिश का मतलब होता है किसी चीज को संजो कर रखना, टू लव एंड केयर। किसी चीज की, किसी व्यक्ति की क्या क्या संजो के रख सकते हो आप? किसी की यादों को दिल में या मन में संजो के रख सकते हो, है ना। तो आप कह सकते हैं अ चेरिश्ड मेमोरी। अ चेरिश्ड मेमोरी मतलब आपने कोई ऐसी याद है जिसको अपने मन में बसा रखा है, संजो रखा है, मतलब यू लव इट, यू केयर फॉर इट। तो इसके लिए हमारे पास देखो वर्ड्स कौन कौन से हैं। चेरिश के लिए लव एंड केयर समबडी, है ना, चेरिश्ड मेमोरी जैसे हो गया। तो आप कह सकते हैं कि उसके लिए आप लव कहेंगे, आप उसको लव करते हैं, अडोर करते हैं, ठीक है, और केयर करते हैं। तो आपने उसको सुरक्षित रख रखा है तो आप कह सकते हैं प्रिजर्व करके रख रखा है, प्रिजर्व कंजर्व करके रख रखा है ना। आपने किसी व्यक्ति को शेल्टर देते हैं तो आप छुपा कर रखते हैं ना उसको, शेल्टर, शेल्टर, पैम्पर। पैम्पर का मतलब क्या होता है बच्चों? हम कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि ओवर पेरेंटिंग करते हैं, ये लोग ओवर पैम्पर करते हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा ही प्यार से रखना, डांटना नहीं, है ना, बिल्कुल पलकों में बिछा कर रखना, पलकों में बिठा कर रखना, सॉरी, है ना, तो वो हो जाएगा आपका। तो पैम्पर बहुत करते हैं। पैम्पर है तो फिर आप याद रखेंगे कॉजेट वर्ड साथ साथ में, है ना, और कॉडल, CODDLE। इन सब का मतलब होता है बच्चों बहुत प्रेम करना, बहुत केयर करना। ओके, तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब ध्यान रखना होता है। आपका एक फ्रेजल वर्ब है भाई, लुक आफ्टर, ध्यान रखना, लुक आफ्टर। तो बच्चों हमसे पूछा है इसका सिनोनिम, है ना। तो ब्रीच, पहले वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। ब्रीच का मतलब होता है बच्चों वायलेशन, किसी चीज का उल्लंघन करना। ब्रीच करना, उल्लंघन करना। आप क्या क्या उल्लंघन कर सकते हैं? जैसे आप कह सकते हैं अ ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, अ ब्रीच ऑफ लॉ। आपने किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, किसी का विश्वास तोड़ दिया, कोई लॉ तोड़ दिया, कोई अग्रीमेंट तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, ब्रीच ऑफ लॉ। कानून को तोड़ दिया, कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। तो उस केस में आपके पास वर्ड्स है बच्चों, कॉन्ट्रावेंशन है, वायलेशन तो मैंने लिख ही दिया, कॉन्ट्रावेंशन। ट्रैफिक रूल्स को जैसे तोड़ दिया मान लो, है ना, ट्रांसग्रेशन, इन्फ्रिंजमेंट। ट्रांसग्रेशन है, इन्फ्रिंजमेंट है। नोट्स बनाएंगे ना बच्चों तो ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है इन क्लासेस का। इनफ्रैक्शन एक वर्ड याद रखेंगे आप, इनफ्रैक्शन, ठीक है, इनफ्रैक्शन। चले अब देखें, अब पहला तो इसका मीनिंग हो गया वायलेशन। कभी कभी ना इसका यूज आप दरार के लिए भी करते हैं। दरार, कि भाई किसी के रिश्ते में दरार आ गई, किसी की मित्रता में दरार आ गई, दरार आ गई तो मतलब एक गैप आ गया उनके बीच में, है ना। तो इस वाले मीनिंग के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं भाई, उसमें आपके गैप आ गया, क्रैक आ गया, है ना। जैसे गैप आया, आप उसको क्रैक कह सकते हैं, दरार आ गई, ठीक है, कॉमन वर्ड है। और फ्रैक्चर, फिशर कह सकते हैं, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो जाता है ना, फिशर। आप लोगों ने इसको ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, जब जैसे छत पर दरार आ गई मान लो, या फिर चट्टान में, उसको आप फिशर कहते हैं, क्लेफ्ट, CLEFT। ये सारे वर्ड्स दरार के लिए हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि दरार आई है तो उन लोगों के बीच में झगड़ा होगा ना। दरार आई है तो मतलब झगड़ा हो जाए, झगड़ा होगा, झगड़े की बात हो रही है यहाँ पर। तो झगड़े के लिए आपके पास वर्ड है क्वेरल, क्वेरल, फाइट हो गया, है ना। रप्चर झगड़े के लिए आएगा, झगड़ा हो गया तो रप्चर।
एंड डिस्कॉर्ड हो गया, ठीक है, दोनों असहमति में है ना, तो डिस्कॉर्ड हो गया। ऐसे करके हमने आसपास की वर्ड्स भी पढ़ लिए हैं वैसे, ठीक है। ब्रीच की दो मीनिंग है बच्चों, किसी चीज को तोड़ना, किसी के विश्वास को, किसी कानून को, किसी लॉ एग्रीमेंट को तोड़ना, और दूसरा है दरार। दरार आ जाती तो दो लोगों के बीच में असहमति होती, असहमति होती तो उनके बीच में डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, क्वेरल है। अग्रीमेंट होगा तो मतलब दोनों के बीच में कॉन्कॉर्ड है, दोनों के बीच में हार्मनी है, सिमेट्री है, बैलेंस है, ऐसे याद कर सकते हैं वर्ड्स को। गैप है, क्रैक है, फ्रैक्चर है ना। चलो नेक्स्ट जो आपका वर्ड है बच्चों, बी में दे रखा है अफ्लिक्ट। अफ्लिक्ट का मतलब होता है किसी तरीके का कॉज पेन और सफरिंग, ठीक है। अफ्लिक्ट होता है टू कॉज पेन और सफरिंग, किसी को पीड़ा देना, ठीक है, पेन देना, पीड़ा देना। तो पीड़ा देना, पेन देना, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स है बच्चों, बीसेट, हैरेस, हैरो, ठीक है। बीसेट, BESET, किसी को हैरेस कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड आ जाएगा हैरेस। एंड हेरो, हेरो से याद आ रहा है आपको वर्ड, हमने हेरोइंग वर्ड पढ़ा था, हेरो। कोई भी चीज हेरोइंग होगी, एक्सक्रूशिएटिंग होगी, चिलिंग होगी, फ्राइटनिंग होगी, टेरिफाइंग होगी, हॉरिफाइंग होगी, एगनाइजिंग होगी, मतलब वो देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है, तो हेरो से क्या बन जाएगा, हेरोइंग बन जाएगा, ठीक है। एंड किसी को परेशान करना, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स है, देखो, अनॉय करना, वेक्स करना, अर्क है, IRK, ठीक है। एंड एग्जैस्परेट, गुस्सा करना, अनॉय करना, एग्जैस्परेट होता है अनॉय करना। गुस्सा दिलाना के लिए हमारे पास एग्रीवेट वर्ड भी है। एग्रीवेट के दो मीनिंग होते हैं, गुस्सा दिलाना और बदतर बनाना, ठीक है, पहले भी पढ़ा है हमने इसको। और नर्चर, देखो नर्चर बच्चों, नर्चर का मीनिंग यही होता है जब मैं किसी चीज को संजो के रखती हूँ। मैंने एक पौधा लगाया मान लो, अब मैं उसे नर्चर करूंगी मतलब उसकी केयर करूंगी, तो नर्चरिंग करना मतलब बहुत अच्छे से देखभाल करना, संजो के रखना, चेरिश करना, प्यार करना, ठीक है, प्रिजर्व करना, तो नर्चर इसका आंसर हो जाएगा। नेग्लेक्ट करते हो जब आप, तो नजरअंदाज करते हो, मीन्स यू आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू इट, मीन्स यू आर अवॉइडिंग इट। तो बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं इसके लिए, आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, इग्नोर कर रहे हो, आप डिसरिगार्ड कर रहे हो, इग्नोर कर दिया आपने, ओवरलुक कर दिया, नजरअंदाज, है ना, एंड डिसरिगार्ड कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया आपने। हमारे पास बच्चों कुछ इसके लिए ईडियम्स भी है, जैसे टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग, जैसे आपने कहा टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है, टू समथिंग या समबडी, जिस भी चीज की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ। और उसी तरीके से टर्न अ डेफ ईयर टू, जैसे मान लो टर्न अ ब्लाइंड आई, मुझे सब कुछ दिख रहा है कि सामने गलत हो रहा है ना, लोग बहुत वायलेंट हो रहे हैं, वायलेंस का यूज हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, गैर कानूनी चीजें हो रही है, बट मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया, मतलब ओवरलुक कर दिया, एंड आई हैव टर्न अ ब्लाइंड आई। ब्लाइंड मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं इंडिफरेंट बन गई, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। एंड इफ आई एम अनअवेयर अबाउट माई सराउंडिंग्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आई एम ऑब्लिवियन, ठीक है। टर्न अ डेफ ईयर टू, डेफ ईयर टू मतलब मैंने कुछ सुना ही नहीं, कि पापा कहते गए कि ये कर लो वो कर लो, और मैंने अनसुना कर दिया उनकी बात को, तो मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया उनकी बात को, ठीक है। एंड टर्न वंस बैक ऑन भी हो सकता है, टर्न वंस बैक ऑन, पीठ दिखा दी, पीठ दिखा दी मतलब फिर से नजरअंदाज कर दिया, अवॉइड कर दिया, है ना। एंड लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ये इडियम बहुत आता है बच्चों, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि 8-10 बच्चों का एक ग्रुप है, और एक नया बच्चा उनकी टोली में आना चाहता है, कहता है मुझे भी खिला लो, मैं यहाँ नया आया हूँ, लेकिन उन लोगों ने उसको ये कह के मना कर दिया कि नहीं, ये हम दोस्तों का ग्रुप है और हम किसी नए इंसान को इसमें एंट्री नहीं देते। तो उसको कैसा फील हुआ, इग्नोर्ड फील हुआ, उसको नेग्लेक्टेड फील हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल सुन लो आप, जैसे क्या होता है जब एक घर में ऑलरेडी एक बच्चा है और एक छोटे बेटे का भी मान लो वहां जन्म हो गया, छोटी गुड़िया का या बेटे का, तो आपने कहा जब से ये नया बच्चा आया है, छोटा बच्चा है, बड़े बेटे की तो वैल्यू ही कम हो गई, तो उसको कैसा लगने लगा, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, की जब से उसका छोटा भाई या बहन उस घर में आया है, द एल्डर वन हैज फेल्ट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठीक है, उसे कैसा फील होने लग गया कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, और जनरली ऐसा होता भी है,
ठीक है, आंसर हमारा हो गया नर्चर। चलते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वर्ड हमसे पूछा है एडिक्वेट। बच्चों जो एडिक्वेट होता है वो पर्याप्त होता है, सफिशिएंट, इसलिए सफिशिएंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पर्याप्त है मतलब जितना जरूरी है उतना हमारे पास है, तो जो सफिशिएंट है वो एडिक्वेट है ही, है ना, पर्याप्त है। चलो और देखते हैं रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को ना अकोमोडेट कर लेना। ठीक है, रिकंसाइल का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग। देखो इसको आप यूज करते हैं रिकंसाइल योरसेल्फ टू समथिंग, इस तरीके से यूज होता है ये, रिकंसाइल योरसेल्फ टू समथिंग। ठीक है, अब ये जो योर सेल्फ वर्ड लिखा हुआ है ना, रिफ्लेक्सिव केस, यहाँ पर जिसकी भी बात आपको करनी है वो आप लगा सकते हो। आप यहीं पर रिजाइन का भी यूज कर सकते हैं, रिजाइन योर सेल्फ टू समथिंग। अब इन दोनों का यूज कैसे होता है भाई, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना ना चाहते हुए भी। ठीक है, मुझे पता है कि ये कुछ अनप्लीजेंट है, कुछ बैड है, बट क्या करूं, मुझे मानना ही पड़ेगा, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इन दोनों ही केसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वर्ड। अब रही बात योर सेल्फ की, तो अगर मुझे मेरी बात करनी है तो मैं माई सेल्फ लिखूंगी, अगर किसी शी की बात करनी तो हर सेल्फ लिखेंगे। जैसे आपने कहा, मान लो कि फाइनली शी हैड टू रिकंसाइल हर सेल्फ टू द फैक्ट, she had to reconcile herself to the fact that she has to go abroad। फाइनली जैसे उसका ट्रांसफर हो गया और कोई नौकरी उसके पास है नहीं, उसे कमाना जरूरी है, जाना वो चाहती नहीं है अब्रॉड, लेकिन फाइनली उसको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा कि अगर उसे काम करना है तो उसे फॉरेन जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ही हैड टू रिजाइन हिमसेल्फ टू द फैक्ट दैट ही हैज टू वर्क हार्ड, है ना, बहुत उसने देख लिया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता, अब उसे ये बात माननी पड़ेगी कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो दिस फ्रेज इज यूज्ड लाइक दिस। ठीक है, टू एक्सेप्ट समथिंग। तो एक बात बताओ आप कि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो तो आप उस जगह या माहौल के फेमिलियर हो जाते हो ना, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि भाई आपने उस चीज को अकोमोडेट कर लिया, आप अक्लाइमेटाइज हो गए। ठीक है, आप अकस्टम्ड हो गए उस चीज के, तो वो वाले सारे वर्ड्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं आपने उस चीज को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, आपने उस चीज को अडेप्ट कर लिया, आप उस चीज के साथ एडजस्ट हो गए, आपने एडजस्ट करना सीख लिया। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि यू हैव अकोमोडेटेड, आप हैबिचुअल हो गए, तो अकोमोडेट। बच्चों अकोमोडेट के भी दो मीनिंग है। एक तो मैंने कहा कि अकोमोडेट मतलब अकस्टम्ड, आप आदी हो गए उस चीज के, कोई नया माहौल है, नया एटमॉस्फेयर है, वहां के आप आदी हो गए क्योंकि आप झुक गए, आपने मान लिया कि ठीक है, माना ठीक है कि मैं ये सब करूंगा। तो अकोमोडेट का एक दूसरा मीनिंग है टू होल्ड। जैसे मान लो मैंने कहा ये घर इतना बड़ा है कि इट कैन होल्ड 20 पीपल एट अ टाइम, इट कैन होल्ड या इट कैन अकोमोडेट। अकोमोडेट मतलब रख सकता है, स्थान दे सकता है। ठीक है, अकोमोडेट मतलब स्थान दे सकता है। अच्छा देखो, अगर आप किसी जगह के नियम कायदे कानूनों को या वहां की स्थितियों को मान लेते हैं तो आप उसके साथ कन्फर्म टू करते हैं ना, कन्फर्म। कन्फर्म वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं, एक तो आपका वर्ड है FIRM, कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब है सुनिश्चित करना। ठीक है, सुनिश्चित करना। जैसे आपने कहा किसी रेस्टोरेंट से कॉल आता है कि मैम या सर आपने 2 टेबल्स बुक करवाई थी या 1 टेबल बुक करवाई थी शाम के लिए, प्लीज कंफर्म योर प्रेजेंस। ठीक है, आप प्लीज कंफर्म करें कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो तो हो गया ये वाला कंफर्म। एंड कंफर्म का मतलब क्या है, टू एक्सेप्ट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इस इलाके में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाना इलीगल है, लेकिन आपने बना ली है, इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। जेडीए वालों ने कहा कि इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि दिस बिल्डिंग डज नॉट कंफॉर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस एरिया, कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंफॉर्म नहीं करती, मतलब एक्सेप्ट नहीं करती, मानती नहीं है, उनके हिसाब से नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ओ वाला ORM, और वो है IRM। ठीक है भाई, जो चीज हिडन है बच्चों वो कैसी है, सीक्रेट है, कंसील्ड है, और वील्ड है। वील्ड है, सीक्रेट है, छुपी हुई है, और कंसील्ड है। ठीक है,
अब देखो ये व्हील होता है ना बच्चों, VEIL, इसको पर्दा भी कहते हैं, इसको घूंघट भी कहते हैं। अब कोई चीज पर्दे में है तो छुपी हुई है, घूंघट में है तो भी छुपी हुई है। तो व्हील्ड जो हो गया, अच्छा इसीलिए तो कहते हैं अनवील करना, अनवील करना, ठीक है, रिवील करना। किसी चीज को ओपन कर दिया आपने, ये सब छुपी हुई हैं, छुपी हुई हैं, तो आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। देखो डिसगाइज्ड है, श्राउड है, SHROUD, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि वो डिसगाइज्ड है, डिसगाइज्ड का मतलब होता है छुपा होना। इसीलिए तो आपका वो जो एक इडियम है ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब पहले तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज, पहले तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों खराब हुआ है, फिर आप कहते हैं चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो वो आप उस केस में ये कहना चाहते हैं इट हैज बीन ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं और देखो छुपे होने के लिए बच्चों वर्ड है हमारे पास कैमोफ्लेज्ड, ठीक है। कैमोफ्लेज वर्ड ध्यान रखना है। कैमोफ्लेज मतलब देखो डिसगाइज का भी मतलब ये होता है कि यू हैव चेंज योर वॉइस और यू हैव चेंज योर अपीयरेंस सो दैट यू कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड। मैंने अपना पहनावा बदल लिया है ना, अपना हुलिया चेंज कर लिया, आवाज बदल ली ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए, तो मैंने अपनी जो पहचान है उसको छुपा लिया। कैमोफ्लेज भी यूज होता है, आपने देखा होगा। मान लीजिए सोल्जर्स को छुपना है, अपनी पहचान छुपानी है, अगर रेगिस्तान में छुपना है तो वो वैसे ही मिट्टी के रंग के कपड़े पहन के और उस मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं। जंगल में छुपना है तो वो हरे रंग के ही कपड़े पहनकर, ऐसा लगता है दूर से जैसे मान लो झाड़ियां हैं या पेड़ पौधे हैं, उसी तरीके से अपने आप को छुपा लेते हैं, दैट इज कैमोफ्लेज्ड। अच्छा कोई भी चीज अगर छुपी हुई है तो बताएं कोवर्ट है या ओवर्ट है। मैंने याद करवाया था ओवर्ट होता है, ओ से याद करो ओपन, लेकिन जो छुपा हुआ है वो क्या है, कोवर्ट है। अब अगर छुप छुप कर हम कोई काम करते हैं तो कैसे करते हैं भाई, हम करते हैं स्टेल्थीली, ऐसे भी ध्यान रखना। अगर छुप कर किसी काम को करते हैं तो स्टेल्थीली करते हैं, सररेप्टिशियसली करते हैं, छुप कर रहे हैं ना, इसलिए सररेप्टिशियसली करते हैं उस काम को। और छुप कर किया हुआ काम क्लैंडस्टीन हो सकता है, जैसे क्लैंडस्टीन मीटिंग है, छुप छुप कर की हुई मीटिंग है। अच्छा व्यक्ति छुप कर काम क्यों करेगा, क्योंकि वो काम कैसा होगा, वो काम इलीगल होगा। जो इलीगल है वो क्या है, वो इलिसिट है। इलिसिट, इलिसिट का ऑपोजिट क्या होता है, लिसिट, लीगल, ठीक है। और एलिसिट का मतलब क्या होता है, एलिसिट का मतलब होता है बच्चों मैनेज टू गेट समथिंग फ्रॉम समबडी। जैसे मान लो मैंने कहा दिस ईयर द पार्ट 2 ऑफ दिस मूवी हैज बिकम अनसक्सेसफुल इन एलिसिटिंग, या फिर चलो उसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, दिस मूवी कुड नॉट एलिसिट प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक दिस ईयर, है ना, कि इस साल इस मूवी ने लोगों का जो है प्रॉपर सपोर्ट हासिल नहीं कर पाई। हासिल करना होता है एलिसिट, ठीक है। एलिसिट मतलब मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन, फैक्ट और समथिंग एल्स फ्रॉम अदर्स, दूसरे से निकलवाना, लेना। तो इलिसिट और एलिसिट दोनों वर्ड्स अलग है बच्चों, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। अच्छा अब इसी में ना फर्टिव वर्ड भी है एक, FURTIVE, फर्टिव। तो फर्टिवली कुछ करते हो तो वो कैसा होता है, इलीगल होता है, क्योंकि छुप छुप के करते हैं, ठीक है भाई। अब इनके अगर हम ऑपोजिट की, दो चार ऑपोजिट की बात करें, जो ओपन होता है, जो ओपन होता है वो ओवर्ट होता है, बार बार याद हो जाएंगे आपको ये वर्ड। और क्योंकि वो ओवर्ट है इसलिए ऑब्वियस है, साफ साफ दिखता है, क्लियर है, तो इसलिए वो नोटिसेबल होगा। नोटिसेबल जो होता है बच्चों वो कॉन्स्पिक्यूअस होता है। कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड को याद कर लो, देखो साउंड कैसा आ रहा है, कौन सी पिक, कॉन्स्पिक्यूअस है ना, कौन सी पिक लगाऊं मैं इंस्टाग्राम पर ताकि लोग उसको नोटिस करें, क्लियर हो, ओपन हो, ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको। इवेल्युएट वर्ड है बच्चों नेक्स्ट आपका। वाई, व्हेन यू इवेल्युएट समबडी और समथिंग, आप उनको क्या करते हो, आप जज करते हो, जज करते हो, उनका आकलन करते हो, उनको असेस करते हो,
ठीक है, आकलन करना, असेस करना, जज करना। ओके, आप एस्टिमेट लगाते हो किसी चीज का, एस्टिमेट लगाते हो। ओके एंड आप एनालाइज भी करते हो, एनालाइज करते हो एंड इसको बोलते हैं बच्चों गेज। ठीक है, गेज हो गया और एनालाइज करना हो गया। ये गॉग नहीं है, दिस इज कॉल्ड गेज, GAUGE। ठीक है, आंसर हमारा हो ही गया सफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मदर्स हु सफर फ्रॉम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन फील डैश बाय देयर चिल्ड्रन। देखो अभी अभी वेक्स्ड वर्ड आ गया, मैंने आपको अभी अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 61 में ही। देखो वेक्स, वेक्स करना मतलब क्या होता है, इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना किसी को। तो अब वो कैसा फील करती हैं ज्यादातर जो मदर्स होती हैं। पोस्टपार्टम टाइम कौन सा होता है बच्चों, 6 वीक्स आफ्टर अ मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जो 6-7 हफ्ते का टाइम होता है ना, उसके लिए यूज कर रहे हैं पोस्टपार्टम। तो उस समय ना जो मदर्स हैं वो बड़ी क्या हो जाती है, वेक्स्ड। अब वेक्स्ड मतलब क्या होगा, इसमें से क्या होती है, रिकवर होती है, डिलाइटेड, पैसिफिक, अनॉयड होती है। अनॉयड अभी हमने 61st क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो अनॉयड है तो बताओ क्या क्या है, इन्फ्यूरिएटेड है, रफल्ड है। जो अनॉयड है वो रफल्ड है। ठीक है, इन्फ्यूरिएटेड है। और अभी पीछे वर्ड देखा था, वापस लिख देती हूँ, एग्जैस्परेट। ठीक है, एग्रेवेट, गुस्सा। ठीक है, परेशान होना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, तो बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। ओके अच्छा, यहाँ पर वर्ड दे रखा है बच्चों रफल। अब मान लो आपके पास कहीं वर्ड आता है, आपको दिखता है अनरफल्ड। जो अनरफल्ड है, सपोज कीजिए मैंने कहा कि तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें ना, इट दे रफल्स मी, दे रफल मी। ठीक है, ये मुझे बहुत परेशान करती हैं, दे रफल मी। तुम्हारी आदतें मुझे बहुत तंग करती हैं। या फिर मैंने कहा कि आई एम ऑलवेज रफल्ड बाय योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे बिहेवियर से बहुत परेशान हूँ, गुस्सा आता है मुझे तुम्हारे व्यवहार पर। लेकिन अगर मैं कहूँ इफ अ पर्सन इज अनरफल्ड, जो अनरफल्ड है वो कैसा है बच्चों, बहुत शांत है। ठीक है, इसको आप बहुत जल्दी से परेशान नहीं कर सकते। तो अनरफल्ड जो पीपल होते हैं, दे कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजीली, दे आर नॉट वरिड वेरी इजीली, दे आर वेरी काम इन नेचर, दे आर वेरी पीसफुल, ट्रैंक्विल, पैसिफिक होते हैं, सीरीन होते हैं, रिटिसेंट होते हैं। तो इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो अनरफल्ड होते हैं वो अनफ्लैपेबल होते हैं, अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल एंड सैंग फ्रॉइड कह लें इसको या सैंग फुआ कह लें, क्योंकि एक फ्रेंच वर्ड है। तो देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाने वाले, उनकी नाक पर गुस्सा रहता है, परेशान जल्दी हो जाते हैं। बट जो शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप, अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल और सैंग फ्रॉइड। ठीक है, तो इनको आप लिख सकते हैं काम एंड नॉट इजीली एक्साइटेड। ये आसानी से एक्साइटेड नहीं होते, ना तो इनको गुस्सा जल्दी से आता है, मतलब ये बैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, जैसे भगवान राम के लिए कहते हैं ना कि वो ना तो सुख में बहुत ज्यादा उछलते थे और ना दुख में बिल्कुल दहाड़ दहाड़ के रोते थे। ऐसा मेच्योरिटी जब आ जाती है ना ऐसी, तो कामनेस आ जाती है, चीजों को देखने की एक समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आप बहुत जल्दी परेशान नहीं होते। ठीक है भाई। अच्छा देखो, इफ गेट ऑन वंस नर्व्स, गेट ऑन वंस नर्व्स इसके लिए एक ईडियम है, इसी के लिए गेट ऑन वंस नर्व्स, इसका मतलब क्या है, गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। जैसे मैंने कहा, बॉस ने कहा मान लो किसी एम्प्लॉय से कि भैया देखो तुम्हारा लेट आना मुझे गुस्सा दिलाता है, तो इट गेट्स ऑन माई नर्व्स। तो वंस की जगह पर क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा, जिसकी भी आप बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं रफल वंस फेदर्स, सेम सेंस देगा, रफल वंस फेदर्स, दोनों का मतलब है बच्चों गुस्सा दिलाना। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ जैसे देखो रिकवर्ड वर्ड दे रखा है, रिकवर्ड मतलब होता है जैसे आप किसी लंबी बीमारी से ठीक हो रहे हैं, आपको रिकवरी हो रही है, आप वापस हेल्दी हो रहे हैं, या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद में, किसी एक्सीडेंट के बाद में आप रिकवर हो रहे हैं, तो वो रिकवर होना ही क्या कहलाता है, आप कह सकते हैं भाई व्यक्ति क्या हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है और रिवाइव कर रहा है। रिवाइव मतलब गोइंग बैक टू द प्रीवियस
सिचुएशन, ठीक है, वापस उसी अवस्था में जा रहा है, अच्छी अवस्था में। और उसके लिए एक फ्रेज हमारे पास है ऑन द मेंड। ऑन द मेंड, देखो मेंड आप किसी चीज को करते हो ना, सुधारते हो। जैसे आपने कहा कि आई वॉन्ट टू मेंड माई साइकिल, कि मैं अपने साइकिल को ठीक करना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ, तो सुधारने के लिए मेंड आता है। फिर आपने एक फ्रेज पढ़ा होगा, मेंड योर वेज। मेंड से ही बनता है मेंड योर वेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी आदतें सुधार लो, अपनी आदतें सुधार लो। तो मेंड का मतलब होता है बच्चों ठीक करना या सुधारना। तो ऑन द मेंड क्या है, व्यक्ति ठीक हो रहा है, सुधर रहा है धीरे धीरे, है ना। इसके लिए आप रिक्यूपरेट वर्ड याद रखेंगे, रिक्यूपरेट। और आपके पास वर्ड है कन्वेलिस, ठीक है, यहां लिख दे रही हूं, कन्वेलिस, CONVALESCE, तो है कन्वेलेंस, इसको बोल रहे हैं आप रिकवरी। और व्यक्ति, जो व्यक्ति रिकवर हुआ है उससे क्या कह देंगे, कन्वेलेसेंट। कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर क्या लगा देना, SCENT। कन्वेलेसेंट कौन हो जाएगा, वो व्यक्ति जो रिकवर हुआ है। इफ यू आर डिलाइटेड, बच्चों आप कैसे हैं, आप थ्रिल्ड हैं, बहुत बार कर चुके हैं हम ये वाले वर्ड, इसलिए 2-4 लिख रही हूँ। आप थ्रिल्ड हैं, आप एक्सटेटिक हैं, आप डिलाइटेड है, हैप्पी है, ब्लिसफुल है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होना, है ना। बोलकर बता देती हूँ आपको, इलेटेड हो जाएगा, एनरेप्चर्ड हो जाएगा, यूफोरिक हो जाएगा, ठीक है, यूफोरिक, एनरेप्चर्ड, फाइन। एक ईडियम हम देख सकते हैं यहाँ पर खुश रहने के लिए बच्चों, लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स। ग्लीफुल लिखवाया था एक मैंने आपको वर्ड, है ना, ग्लीफुल। देखो इसके लिए एक ईडियम है, इसी के लिए, फील लाइक अ डॉग विद 2 टेल्स। 2 टेल्स। बच्चों देखो हमारा पर्पस है केवल किसी भी तरीके से इडियम्स को, फ्रेजेस को, वोकैबुलरी को याद करना। तो जब एक डॉग बहुत ज्यादा खुश होता है, जब आप उसको प्यार करते हो, तो ही कीप्स ऑन मूविंग हिज टेल। तो ऐसे याद कर लो कि बहुत खुश है तो उसकी 2 टेल्स हैं, है ना। तो लाइक अ डॉग विद 2 टेल्स। एंड तो वो बाकी तो आप कह सकते हैं कि ऑन इन द 7th हेवन, है ना। और आप कह सकते हैं ऑन क्लाउड 9, ओवर द मून। इन सब का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है, डिलाइटेड फील करना। चलो पैसिफिक, पैसिफिक अभी अभी मैंने आपको बताया था, कुछ लोग कैसे होते हैं, बहुत शांत। तो ये लोग कैसे होते हैं बच्चों, ये पीस लविंग होते हैं, इनको शांति पसंद आती है। ये वॉर लाइक पर्सनैलिटी नहीं होती इनकी, ये एक्रीमोनियस नहीं होते, ये हॉस्टिलिटी नहीं होती इनके अंदर, ये एक्रीमोनियस नहीं होते, ये कैंटेंकरस नहीं होते, बेलिकोज नहीं होते, लड़ाकू नहीं होते, ये पीसफुल होते हैं। कहते हैं युद्ध वुद्ध भी नहीं होना चाहिए, है ना, शांति से रहो। ये पीस लविंग लोग होते हैं। तो क्योंकि ये पीस लविंग है, इसलिए आप कहेंगे ना कि ये तो नॉन वायलेंट है, ये वायलेंस करेंगे ही नहीं। और कॉम्बेटिव क्या होता है, कॉम्बेटिव होता है बच्चों झगड़ालू, कॉम्बेटिव। अगर इस कॉम्बेटिव से पहले हम नॉन लगा देंगे तो ये भी कैसा है, जो बिल्कुल झगड़ा नहीं करता, ठीक है। क्योंकि युद्ध वगैरह भी नहीं चाहता, इसलिए इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, एंटी वॉर, ये युद्ध नहीं चाहता, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा बच्चों, बोलकर बता रही हूँ, कैंटेंकरस, बेलिकोस, बिलियस, पिट्यूलेंट, ठीक है, एक्रीमोनियस। ये सारे झगड़ालू के लिए आते हैं, अग्रेसिव, ओके, जो बहुत झगड़ा करते हैं। चलो नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 एंड वर्ड है ऑब्स्टिनेट। जो ऑब्स्टिनेट होता है बहुत जिद्दी, जिद्दी के लिए आता है, ठीक है। तो जो जिद्दी होता है वो ऑब्ड्यूरेट होता है, ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी है। अच्छा जिद्दी है तो आप कह सकते हैं पिग और बुल हेडेड। ये कैसा होता है भाई, स्ट्रॉन्ग विल्ड होता है, ठीक है, बहुत दृढ़ निश्चयी होता है, जिद्दी होता है। क्योंकि तो दोनों कह सकते हैं आप, पिग भी कह सकते हैं और बुल हेडेड भी कह सकते हैं, ओके। और क्योंकि ये व्यक्ति डिटरमिन्ड होता है, तो सारे आपके वो वाले वर्ड्स इधर आ जाएंगे। जो व्यक्ति डिटरमिन्ड है, जो डिटरमिन्ड है वो कैसा है आपका, आप कह सकते हैं कि वो अनयील्डिंग है, जो डिटरमिन्ड है वो अनयील्डिंग है। और आप कहेंगे स्टबर्न, यहाँ दे रखा है क्या, स्टबर्न दे रखा है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, एडमेंट होगा, ठीक है, एडमेंट होगा। अच्छा अगर किसी व्यक्ति ने ठान रखा है कि मुझे ये करके रहना है, तो उसने ठान रखा है, इसलिए आप वो कहेंगे रिजोल्यूट है वो,
रिजोल्यूट है और टीनेशियस है, उसके अंदर क्या है, परसिवरेंस है, तो वो परसिवरेंट भी हो जाएगा। ठीक है, अनयील्डिंग आपने लिख ही लिया है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जिनको आप बदल नहीं सकते वो इंट्रैक्टेबल होते हैं बच्चों। वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है इसको, इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल क्या होता है, जिनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता वो होते हैं इंट्रैक्टेबल। और इम्प्लेकेबल क्या होते हैं, अनेबल टू बी अपीज्ड और प्लेकेटेड। इम्प्लेकेबल, देखो इम्प्लेकेबल इसका मतलब क्या होता है, आपने प्लेकेट वर्ड पढ़ा था ना, सूद में आया था, एलिविएट में आया था, शांत करना, कम करना किसी चीज की इफेक्ट्स को। लेकिन अगर आप किसी को अपीज नहीं कर सकते, शांत नहीं कर सकते, तो वो भी कैसा है, डिटरमिन्ड है। तो यहाँ पर आ जाएगा कांट बी अपीज्ड, ऐसा व्यक्ति जिसे शांत नहीं किया जा सकता। और इंट्रैक्टेबल, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, ये सारे वर्ड्स यहाँ आ जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हम, अच्छा ऐसे जो लोग हैं उनको आप ये भी तो कह सकते हैं कि वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, वो कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे, तो अनकॉम्प्रोमाइज भी आ जाएगा इसमें। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और क्योंकि आप उनको मना नहीं सकते अपने हिसाब से, इसलिए अनपर्सुएडेबल हो जाएंगे। अनपर्सुएडेबल, परसुएड करना क्या होता है, मनाना, तो ये क्या हो जाएगा, अनपर्सुएडेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड इनएक्सोरेबल एक वर्ड है बच्चों, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है अनेबल टू बी स्टॉप्ड और प्रिवेंट, इसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड लिख देते हैं इसको, कांट बी प्रिवेंटेड, कांट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड, जिनको रोका ना जा सके, जो सोच लिया वो सोच लिया, ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये स्टबर्न इसका सिनोनिम हो जाएगा ना, ये तो स्टबर्न है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जो ओबीडियंट है, अडेप्टिव है और सबमिसिव है, ये सब लोग कैसे होते हैं, ये तो बहुत लोगों की बातों को मानने वाले होते हैं। ये तो ओबीडियंट है, आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही कंप्लेसेंट लोग होते हैं, कंप्लेसेंट होते हैं, एमिनेबल होते हैं, अकोमोडेटिंग होते हैं, जो चीजों को मानते हैं, है ना। अडेप्टिव, अडेप्टिव कैसे लोग हैं, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, जो सामने वाले ने कहा वो मान लिया। तो ये थोड़े हम्बल, मीक और दब्बू टाइप के लोग हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। जो ओबीडियंट है बच्चों, उसके लिए कुछ वर्ड लिख लेते हैं हम, ये कैसे होंगे भाई, इन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये जो तीनों प्रकार के लोग होते हैं ना, वो कंप्लायंट होते हैं। ठीक है, कंप्लायंट होंगे और एक्विसेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक्विसेंट, एक्विसेंट वर्ड भी आएगा। और आप कह सकते हैं एमिनेबल, ऐसे लोग एमिनेबल होंगे और अकोमोडेटिंग होंगे। अब एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ दोनों में डिफरेंस। अकोमोडेटिंग होंगे ये लोग। ठीक है, और उधर देखो क्या लिखा था हमने, उधर लिखा था हमने, ये लिखा इंट्रैक्टेबल, तो ये लोग कैसे होंगे, इनको चेंज किया जा सकता है, इसलिए ये ट्रैक्टेबल हो जाएंगे। अगर मैं लिखूं यहाँ पर हो जाएगा इम्यूटेबल, तो इधर क्या हो जाएगा, म्यूटेबल। इनको चेंज किया जा सकता है, इनको बदला जा सकता है, ये म्यूटेबल हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक्टेबल। एंड ये लोग प्लाइंट भी होंगे, यहाँ लिख देते हैं प्लाइंट। ये तो वर्ड्स एक साथ याद कर सकते हैं, प्लाइंट और कंप्लाइंट। ठीक है, चलो। अच्छा, ऐसे लोग ना कंप्लेसेंट होते हैं बच्चों, ऐसे लोग कंप्लेसेंट होते हैं, मतलब जो है उसमें संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, अब चलो एक बात बताओ, क्योंकि ये सारे लोग सबमिसिव हैं, दब्बू हैं, ठीक है, आज्ञाकारी हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, मेलिएबल है, डोसाइल है, ये भी तो कह सकते हैं। ये लोग फ्लेक्सिबल है भाई, मेलिएबल है, ठीक है, डोसाइल है,
DOCILE, अपना स्टैंड नहीं लेते हैं। एंड बिडेबल भी आ जाएगा यहाँ पर, जो डोसाइल है वो बिडेबल, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं बच्चों, जो स्टबर्न है, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टबर्न की तीनों ऑपोजिट है, ऑब्स्टिनेट की तीनों ऑपोजिट है? क्योंकि ये लोग तो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो स्टबर्न है, मतलब इनके ऑपोजिट, ऐसे लोग अनरूली हो जाएंगे। चलो हम इसी में लिखते हैं, इसी में यहाँ पर ये लोग अनरूली होंगे, क्योंकि इनके ऊपर किसी का बस ही नहीं चलेगा, ये अनरूली है। और क्योंकि ये अनरूली है तो ये क्रांतिकारी विचारों के होंगे, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो रिबेलियंस है, ठीक है, ये रिबेलियंस है, क्योंकि ये बात नहीं मानेंगे हमारी, ओके। और डिसोबीडियंट होंगी। अब जरा एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कुछ बच्चे हैं, उन्हें हमने डांट कर कहा कि अब तुमने 1-1.5 घंटा बहुत खेल लिया, अब तुम लोग सो जाओ, आराम करो। अगर वो नहीं मान रहे तो कैसे अनरूली है? अनरूली है मतलब बहुत शैतान है, ठीक है, बात नहीं मान रहे। लेकिन बात मान ली, चुपचाप बैठ गए खाना खाने और चुपचाप खाना खा लिया, सो गए, तो वो कैसे ओबीडियंट है और सबमिसिव है, हम्बल है, मीक है। लेकिन वही जिद्दी है तो स्टबर्न है, अनयील्डिंग है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे एक डॉटर है, वो चाहती है कि मुझे मूवी में काम करना है, एक्ट्रेस बनना है, मॉडलिंग करनी है, मम्मी पापा ने मना कर दिया। अगर वो बेचारी मान गई मम्मी पापा के मना करने से, तो वो कैसी है? ये सब है, मान गई, फ्लेक्सिबल है, मेलिएबल है, म्यूटेबल है, चेंज हो गई, कंप्लेसेंट है, मतलब संतुष्ट है, मान गई। लेकिन अगर वो जिद्दी है तो क्या बोलेगी? मुझे तो मुंबई जाना है, मैं तो एक्ट्रेस बनकर रहूंगी, आपको चाहे मुझे घर से निकालना है निकाल दो, बट उसकी स्ट्रांग विल है। तो ये वाले सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों एक जैसे हैं। अब जैसे अडेप्टिव वर्ड है, मैंने कहा हमारे ज्यादातर गेस्ट जो है ना बड़े अडेप्टिव हैं। मतलब कुछ मेहमान तो होते हैं ना, बड़े नखरे दिखाते हैं कि ये बहुत छोटा घर है, हम ऐसा करते हैं, कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा, हम पास में होटल में रुक जाते हैं। लेकिन कुछ मेहमान कैसे होते हैं? बिल्कुल घर जैसे, अरे कुछ नहीं, गद्दे लगाओ और 4-4 लोग सो जाओ एक ही गद्दे पर, है ना, 2 ही तो रातों की बात है। ऐसे लोग कैसे होते हैं? बड़े अडेप्टिव होते हैं। चलो नीचे बैठ के खाना खा लेंगे, नखरे नहीं दिखा रहे, जैसा माहौल है उसमें आप फ्लेक्सिबल है, अगर आप अडेप्ट कर लेते हैं तो कैसे हैं? अडेप्टिव है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है टू यूज समथिंग वेरी केयरलेसली, किसी भी चीज को, ठीक है। इसका मीनिंग देखते हैं पहले। टू यूज समथिंग वेरी केयरलेसली, अगर आप बहुत लापरवाही से, क्या क्या, जैसे मान लो टाइम या मनी या कोई भी रिसोर्सेज को आप कैसे यूज कर रहे हैं? बहुत ही लापरवाही से, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है, आप उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रावेजेंट कहेंगे और स्पेंड थ्रिफ्ट कहेंगे। ऐसा इंसान कैसा होगा? एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट खूब पैसा खर्च करता है। और कह सकते हैं आप प्रोडिगल, प्रोडिगल कहेंगे। और प्रोफ्लिगेट, पानी की तरह पैसा बहाना, या किसी भी चीज को बहुत अंधाधुंध तरीके से, वेस्टफुल तरीके से, है ना, खर्चा करना, तो प्रोडिगल प्रोफ्लिगेट हो जाएगा आपका। एंड आप कह सकते हैं स्क्वेंडर, स्क्वेंडर भी इसी में आता है, स्क्वेंडर। तो अब देखो, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप क्या कर रहे हैं भाई? आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो स्पेंड कर रहे हैं, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं कहूं, यहां आपके पास वर्ड आ गया कहीं पर डिसिपेटेड, डिसिपेटेड। तो एक व्यक्ति ना पैसा इतना ज्यादा पैसा और टाइम देता है कुछ इमोरल एक्टिविटीज में, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है, या फिर लिप्त रहता है विलासितापूर्ण लाइफस्टाइल उसका है कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली कोई गोल नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? डिसिपेटेड होगा और इमोरल होगा। तो क्योंकि वो इमोरल होगा तो एविल होगा, एविल होगा, निफेरियस होगा, निफेरियस, ठीक है। अधर्मी कह लो, दुष्ट कह लो, अय्याश कह लो, उन सब सेंस में ये सारे वर्ड्स यूज हो जाएंगे। तो डिसिपेटेड जो है ना, जो डिसिपेटेड है वो डिप्रेव्ड है, डिसिपेटेड, डिप्रेव्ड एंड डिबाउज्ड,
ठीक है, तो ऐसे सारे जो लोग होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं ल्यूड, वो होते हैं लीचरस। लीचरस को लीचर से याद कर लो, लीचरस होंगे। ठीक है, और लस्टफुल, विलासिता में लिप्त रहते हैं। और आप कह सकते हैं लेस्कीवियस, लाइसेंशियस, लाइसेंस से कोई लेना देना नहीं है इसमें इसका, लिकरिश। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसका ए ऑप्शन देखते हैं, ग्लोरियस, ग्लोरियस होता है बहुत शानदार, तो वो वंडरफुल होगा, बहुत शानदार है, वंडरफुल है, स्प्लेंडिड है। जो बहुत शानदार होता है आप उसको इनक्रेडिबल भी कहते हैं। इनक्रेडिबल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और दूसरा इतना शानदार कि जिस पर आपको भरोसा ही नहीं हो रहा, तो इनक्रेडिबल उस सेंस में भी यूज होता है बच्चों। ठीक है, मेलिशियस होता है बच्चों बहुत ही हार्मफुल, जो मेलिशियस होता है वो होता है हार्मफुल। ठीक है, तो जो हार्मफुल होगा उसके आप लिए आप कह सकते हैं कि वो मेलिफिसेंट भी है, ठीक है, और मेलेवोलेंट है, ठीक है, मेलाइन है। ओके, अब यहाँ से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर किसी के मन में किसी के लिए शत्रुता है, हार्मफुल फीलिंग्स हैं, हार्मफुल इंटेंशंस हैं, तो हार्मफुल से आप कह सकते हैं कि वो डेंजरस भी है। डेंजरस है तो डेंजरस से आप याद करेंगे डेट्रीमेंटल, जो डेंजरस है वो डेट्रीमेंटल है, और डिलीटरियस है। ठीक है, मीनेसिंग है। ठीक है, फिर यहां से देखेंगे विंडिक्टिव, विंडिक्टिव क्या होता है, जो हार्मफुल फीलिंग्स रखता हो। ठीक है, या फिर जिसके मन में हॉस्टिलिटी हो, बदलाव, विंडिक्टिव। जो विंडिक्टिव होता है रिवेंजफुल होता है, बदले की भावना रखने वाला। ठीक है, तो वो हार्मफुल है इसलिए, बेनफुल है एंड बेलफुल है बच्चों। ये सब आप वर्ड ध्यान रख सकते हैं। हेस्ट का मतलब होता है हरी, जल्दी में होना। ठीक है, जैसे आप कहते हैं मेक हेस्ट, जल्दी करो, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि हर काम जल्दी करो, हरी में करो, मतलब कैसे करो, रैपिडली करो, रैपिड करो, क्विक करो, है ना। स्विफ्ट, स्विफ्ट का भी मतलब होता है तेजी से। ठीक है, एंड आप कह सकते हैं सिलैरिटी, सिलैरिटी भी होता है स्विफ्टनेस, तेजी, CELERITY। आप जब किसी चीज को बहुत तेजी से करने की बात करते हैं बच्चों, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि उस काम को जैसे आपने रैपिडली किया, तो उसके लिए ना हम प्रॉम्प्टली भी वर्ड यूज करते हैं, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली कर लिया। ठीक है, और या फिर आपने कहा इंस्टेंटली कर लिया, अब्रप्टली कर लिया, इंस्टेंटली कर लिया, जल्दी से कर लिया, एंड अब्रप्टली, फटाफट, अब्रप्टली हो गया। ठीक है, एंड दो बहुत अच्छे से वर्ड्स याद रखना है बच्चों आप, इंस्टेंटेनियसली, एक तो यही लिख देती हूँ, इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली एंड एक्सपेडिशियसली, एक्सपेडिशियसली, जल्दी से होना। एक ईडियम याद करवाती हूं मैं आपको इससे, एक ईडियम है हमारे पास, आई एम सो सॉरी, ईडियम हमारे पास, सोल्ड लाइक हॉट केक्स। मान लीजिए मैंने कहा कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है हमारे एरिया में, प्रॉपर्टी तो ऐसे बिक रही है जैसे गरम गरम केक बिकते हो। तो इसका जो ओरिजिन है ना बच्चों, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज बहुत तेजी से बिक रही हैं, बहुत तेजी से, क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट। तो आपने कहा इन आवर एरिया प्रॉपर्टीज आर बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक्स। इसका ओरिजिन कैसे है कि कुछ लोग ना हॉट केक्स बनाकर चर्च के बाहर बैठा करते थे, और वो उनके लिए कहा जाता था कि ये केक गर्म होते थे और ठंडे होने से पहले बिक जाते थे, तो जल्दी से बिक जाते थे। इट मीन्स जब कोई चीज बहुत तेजी से बिकती है उसके लिए क्या कहा जाता है, सोल्ड लाइक हॉट केक्स। तो ये बहुत जल्दीबाजी के लिए हैं सारे वर्ड्स आपके पास। स्पेंड इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है ना, 66।
66 में आपको दे रखा है बच्चों डॉज। डॉज का मतलब होता है एस्केप, बचना, ठीक है, किसी चीज से बचना, मतलब अवॉइड करना। जैसे आपने कहा देखो, नाउ यू कान डॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब तुम अपनी जिम्मेदारियों को नकार नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, या फिर उनसे बच नहीं सकते, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवॉइड। यू कैन नॉट अवॉइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो डॉज जब ना नाउन है, ये तो वर्ब है, अगर जब ये नाउन हो तो उसका मतलब होता है झांसा या चकमा, झांसा या चकमा, कि भाई वो किसी झांसे में फंस गया है ठीक है। पर जो बोर्डिंग होता है, गेट ऑन अ व्हीकल, किसी व्हीकल पर, किसी व्हीकल पर चढ़ना, ट्रेन भी हो सकती है, बोट हो सकती है, शिप हो सकती है, बस हो सकती है, फ्लाइट हो सकती है, एयरक्राफ्ट है ना, कुछ भी, किसी भी वाहन में चढ़ने को क्या बोला जाता है, बोर्डिंग। तो देखो एम्बार्क एक वर्ड इसके लिए है, एम्बार्क। इसके अलावा देखो कितने इजी इजी वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। एम्प्लेन है, एम्बस है, एम्प्लेन, एम्प्लेन है, एम्बस है, और एंट्रेन है। अब जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना आगे, उन्हीं में चढ़ना इसके लिए आता है। जैसे एम्बस है तो बस में चढ़ना, ये ध्यान रखना, यहाँ एन है, एंट्रेन ट्रेन में चढ़ना, और एम्प्लेन किसी एयरक्राफ्ट में चढ़ना, ठीक है। अब चढ़ने के लिए क्या आता है, चढ़ने के लिए माउंट आता है और असेंड आता है। अलग से लिख रही हूं मैं ये वर्ड्स, जैसे माउंट चढ़ने के लिए आता है, ठीक है, असेंड आता है, असेंड हो गया। और कैच करते हो आप किसी वाहन को, बस वगैरह को कैच करते हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि असेंट क्या होता है। असेंट होता है स्वीकृति, कि यू शुड एलिसिट योर पेरेंट्स असेंट टू गो फॉर अ पिकनिक, आपको अपने पेरेंट्स की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो उसमें देखो असेंड तो क्या है, ऊपर चढ़ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर याद है आपको, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर को लिखना, आरोही अवरोही क्रम जिसको आप कहते हैं, है ना। असेंड तो है चढ़ना, और असेंट ये ASSENT जिसका मतलब है स्वीकृति, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई, इसका तो मतलब हो गया गेट ऑन, गेट ऑन अ व्हीकल। तो गेट ऑन का मतलब हो गया चढ़ना, लेकिन गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतरना। इसका ऑपोजिट अगर मैं बताऊं, गेट ऑफ, गेट ऑफ होता है उतरना, और अलाइट फ्रॉम, अलाइट फ्रॉम का मतलब भी होता है उतरना, कि जैसे पैसेंजर्स वर अलाइटिंग फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से पैसेंजर्स नीचे उतर रहे थे, तो अलाइट हो गया किसी व्हीकल से उतरना। अमाउंट होता है भाई मात्रा किसी चीज की, क्वांटिटी, और फोर्स करना मतलब किसी को प्रेशराइज करना, पुश करना, प्रोपेल करना, प्रोपेल हो गया, प्रेशराइज करना, ठीक है, किसी को प्रेशराइज करना, और कंपेल करना, ठीक है, किसी पर दबाव डालना, प्रेस, किसी पर दबाव डालना, पुश करना किसी को, ठीक है, प्रोपेल और पुश करना। हमारे पास एक इडियम है ट्विस्ट समवन्स आर्म्स, वो आता है प्रेशराइज करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए आता है ट्विस्ट समवन्स आर्म्स, मतलब किसी को प्रेशराइज करना किसी काम को करने के लिए, ठीक है। अब ये तो है भाई वर्ब्स, ये सारी हैं वर्ब्स, क्योंकि किसी पर दबाव डालने की बात हो रही है। अगर नाउन हो, नाउन के केस में इसको यूज करना हो, तो नाउन देखो क्या होती है, स्ट्रेंथ, बल। ये तो हो गया किसी के ऊपर दबाव डालना, और ये हो गया फोर्स मतलब बल। बल है तो स्ट्रेंथ है, माइट है, बल है, शक्ति है, विगर है किसी के अंदर, VIGOUR, ठीक है भाई, है ना। और पावर तो कॉमन वर्ड है ही, पावर आप लिख सकते हैं और इम्पिटस लिख सकते हैं, पावर होगी और इम्पिटस, ठीक है भाई। आंसर हमारा हो ही गया है अवॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेवरिक। जो मेवरिक होता है ना, जो मेवरिक होता है वो बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स होता है। अनऑर्थोडॉक्स मतलब ये कैसा होता है, इनडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट माइंडेड, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है,
इंडिपेंडेंट माइंडेड मतलब ओपन माइंडेड होता है, ये बड़ा ही मॉडर्न होता है। इस जरूरी नहीं है जैसे हम लोगों का एक ढर्रा चलता है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ट्रेडिशंस रूल्स और सब कुछ चला आ रहा है ना, वैसी ही जिंदगी जीनी है, ये थोड़ा हटके चलता है। ये यूजुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जो है सोसाइटी के, उनको तोड़ता है, उनके फैक्ट्स देता है। तो ये बड़ा ही रूढ़िवादी नहीं होता। जो रूढ़िवादी होता है वो कौन होता है? ऑर्थोडॉक्स होता है। देखो जो रूढ़िवादी होगा वो ऑर्थोडॉक्स होगा, फॉलोवर होगा और कन्फर्मिस्ट, कन्फर्म करेगा। तो ये तीनों वर्ड जो है ना, ये एक जैसे हैं, ये तीनों। और जो ये वाला वर्ड है ना बोहेमियन, ये कैसा है? ये तो है नॉन कन्फॉर्मिस्ट और अनकन्वेंशनल, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आइकोनोक्लास्ट। ये कैसा है? ये कन्फॉर्मिस्ट है तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन कन्फॉर्मिस्ट। ये नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट ना ऐसा वन वर्ड में भी पूछा जाता है जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है, मूर्ति भंजक। तो ये कहता है देखो मूर्ति जैसे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो ये कहता है आइकन मत मानो, आइकन, आइकन, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला, वो भी होता है। और आइकोनोक्लास्ट और कौन होता है? ही डज नॉट बिलीव इन ट्रेडिशंस एंड ऑलरेडी एक्सेप्टेड आइडियाज। ऑलरेडी जो सोसाइटी ने चीजों को एक्सेप्ट कर रखा है, ये उनका बहिष्कार करता है, उनको अपोज करता है, ठीक है, उनको मानता नहीं है, इसलिए इसको नॉन कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं आप। ये खुले विचारों का होता है और रूढ़िवादी विचारधाराओं का विरोधी होता है, ठीक है। और जो ऑर्थोडॉक्स होता है वो कंजर्वेटिव और डिवाउट होता है। ये तो हो जाएगा आपका डिवाउट और कंजर्वेटिव होता है, ये रूढ़िवादी होता है ये, ठीक है। मेवरिक का सिनोनिम पूछा है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, जैसे नहीं भी आपको समझ आ रहा हो कि क्या होगा, तो ऑर्थोडॉक्स और फॉलोअर और कन्फॉर्मिस्ट मिलते जुलते वर्ड से एकमात्र यही वर्ड अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? बोहेमियन, ठीक है। थोड़ा लीक से हटकर चलता है, अनकन्वेंशनल होता है। दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज। आप कह रहे हैं कि ये इन दोनों के ईगो के बीच में जो ये झगड़ा है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, उसका क्लियर एग्जाम्पल है। तो कॉन्फ्लिक्ट है तो मतलब डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड और डिसएग्रीमेंट है ना उन दोनों के बीच में। झगड़ा है तो डिस्प्यूट है, डिस्कॉर्ड है, डिसएग्रीमेंट है। दोनों के विचार मिलते नहीं है, इसलिए कहेंगे आप इनकी उनके ईगोज के बीच में क्या है भाई? कॉन्फ्लिक्ट है। आप ना दो वर्ड्स याद रखिए, एक तो ऑल्टरकेशन एंड स्क्वेबल। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन एंड स्क्वेबल, इन दोनों का मतलब होता है नॉइसी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नॉइसी आर्ग्यूमेंट, दोनों के लिए आप लिख सकते हैं नॉइसी आर्ग्यूमेंट मतलब वही झगड़ा वगैरह करना, ठीक है। ऑल्टरकेशन एंड स्क्वेबल। एंड इसी में ना आप एक वर्ड और याद रख सकते हैं, फ्रैकस, FRACAS, ठीक है भाई। ये तो हो गया लड़ाई और झगड़ा। तो देखो मिंगलिंग का मतलब क्या होता है भाई? मिंगलिंग का मतलब होता है घुल मिल जाना। मिंगलिंग तो होता है घुल मिल जाना, घुल मिल जाना। जैसे मान लो मैंने कहा हिज एक्साइटमेंट वॉज मिंगल्ड विथ फियर, कि उसका एक्साइटमेंट किससे मिल गया? फियर से, मतलब दोनों तरह की भावनाएं चल रही थी उसके अंदर, मिक्स हो गई थी, वो एक्साइटेड भी था और उसे डर भी लग रहा था, ठीक है। और क्रैश का मतलब क्या होता है? टकराना। जैसे प्लेन क्रैश हो जाता है तो बैंग है, स्मैश है, एक्सीडेंट हो जाता है ना, प्लेन का क्रैश होना, टकरा जाना, हिट हो जाना। इन्फ्लिक्शन होता है बच्चों उत्पीड़न, पीड़ा, पीड़ा, वही अभी मैंने आपको बताया था एगनी, एगनी और पेन, तो वो हो जाएगा आपका इन्फ्लिक्शन। उसी के साथ सफरिंग और ट्रॉमा भी इसी में आएंगे। किसी को पीड़ा है तो उसे सफरिंग है, कोई ट्रॉमा है, ठीक है। एंड अफ्लिक्शन, इन्फ्लिक्शन है तो अफ्लिक्शन भी याद रखना, अफ्लिक्शन मिलते जुलते हैं। अब कोई भी ऐसी चीज है तो बताओ कैसी है? वो एगनाइजिंग है, और आप कह सकते हैं फ्राइटनिंग है, टेरिफाइंग है, हेरोइंग है, एक्सक्रूशिएटिंग है, ठीक है। ये सारे वर्ड ध्यान रखना आप साथ साथ में। अच्छा आप एक बात बताएं, जैसे मान लो यहाँ पर मिंगलिंग है, मिंगलिंग है घुलना मिलना, तो अगर व्यक्ति के में क्या होगी? देखो इस साइड तो क्या है? अगर व्यक्ति में कॉन्फ्लिक्ट है तो उनके बीच में डिसहार्मनी है, झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, विचार नहीं मिलते। लेकिन अगर हम इधर आए, मिंगल घुलना मिलना, तो अगर
कोई भी 2-4 लोग हैं या 10-20 लोग हैं, उन सबके विचार मिलते हैं, तो उनके बीच में क्या है भाई, कॉनकॉर्ड है। अगर इधर क्या है, डिस्कॉर्ड, अगर इधर डिस्कॉर्ड हो इधर कॉनकॉर्ड, इधर डिसएग्रीमेंट हो इधर अग्रीमेंट है। ठीक है, इधर हार्मनी है तो ऊपर क्या हो जाएगा, डिसहार्मनी। अब एक बात बताओ, अगर किसी के बीच में हार्मनी है, अग्रीमेंट है, कॉनकॉर्ड है, तो उनके बीच में क्या है, सिमेट्री और इक्विलिब्रियम भी तो है। उनके विचारों में क्या है, सिमेट्री है और इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब समानता, ठीक है, बैलेंस्ड है। सिमेट्री है और इक्विलिब्रियम है, ठीक है, स्टेबिलिटी है। चले अब देखो, कॉन्फ्लिक्ट है उनके ईगोज में, तो क्या है, क्लैश होता है ना उनके विचारों में, क्लैश, टकराते हैं विचार। भाई क्रैश नहीं होते, क्रैश तो कोई प्लेन क्रैश होगा जिससे एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ये तो क्या है, क्लैश। अब क्लैश होता है तो मतलब क्या है, उनके विचारों के बीच में डाइवर्जेंस और अपोजिशन है। उनके विचारों के बीच में क्या है, डाइवर्जन है और ऑपोजिशन है। और क्या कह सकते हैं आप, उनके विचारों के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी है। जैसे आपने कहा हम दोनों साथ नहीं रह सकते, हमारे विचार जो हैं कंपैटिबल नहीं है, मतलब इनकम्पैटिबिलिटी है हमारे विचारों में, मतलब असंगति है। बेमेल है तो इनकॉन्ग्रुइटी भी हो जाएगा। इन कॉन्ग्रुइटी, देखो इस वर्ड को ध्यान से, इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है, बेमेल और असंगत, जिसका कोई मेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि बात तो यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की चल रही है और आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तो बेमेल हो गया। आपने सूट तो बड़ा अच्छा पहन लिया है, ब्लैक कलर का जोधपुरी सूट, बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन जैसे ही नीचे देखा आपने क्या जूते पहन लिए, पर्पल कलर के, या फिर स्पोर्ट शूज पहन लिए, तो मेल नहीं खा रहा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं आप, इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुअस हो गया, बेमेल और असंगत, तो उनके विचारों के बीच में इनकॉन्ग्रुइटी है, ठीक है, बेमेल विचार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कास्केड, मैंने आपको देख लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर था, बट हमने प्रीवियस किसी ना किसी अभी क्वेश्चन में पढ़ा था वाटरफॉल के लिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हेन वाटर फ्लोज इन अ लार्ज अमाउंट, बहुत सारी मात्रा में जब पानी एक साथ बहता है ना, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटरफॉल को कास्केड कहते हैं। ये क्या है भाई, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटरफॉल, तो ये वाटरफॉल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गार्डन क्या होता है भाई, कोई भी गार्डन जो होता है वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, लोग वहाँ वॉक करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, झूले होते हैं, उसको गार्डन कहते हैं। लेकिन आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऑर्चर्ड वर्ड जो है ना, ये जो है वो यहाँ पर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यहाँ पे ना फलों का बाग कहते हैं आप इसको, ऑर्चर्ड, फलों का बाग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है और आर्केड। आर्केड बच्चों एक लार्ज एरिया होता है, दो तरीके से, ठीक है, ये एक लार्ज एरिया होता है जिसमें से पहला देखो, पहला तो वहां जिसके दोनों साइड, जिसके दोनों साइड शॉप्स हो, दुकानें, ठीक है, और दूसरा जहां पर बड़ी बड़ी मशीन्स हो, मशीनें हो, जहां पर आप क्या करते हैं, गेम्स, गेम जोन होता है ना, गेम जोन, जिसमें आप क्या करते हो, कॉइन डालते हो और फिर गेम्स खेलते हो, उसको कहते हैं आप आर्केड। क्रिटिसाइज करना मतलब निंदा करना, किसी की निंदा करना, तो मतलब हो गया आपका, क्रिटिसाइज है तो कंडेम, ठीक है। कास्टिगेट, चेस्टाइज, ठीक है, और आप कह सकते हैं चाइल्ड, स्कोल्ड, रिब्यूक, डांटना फटकारना होता है इनका मतलब। चाइल्ड, चाइल्ड हो गया, स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रिमांड, इन सब का मतलब होता है डांटना, फटकारना, तिरस्कार करना, निंदा करना। ऑब्जुर्गेट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ऑब्जुर्गेट, ठीक है। एंड रेप्रोबेट कह देंगे, रेप्रीहेंड कह देंगे, रेप्रोबेट भी अच्छा वर्ड है, रेप्रोबेट एंड रेप्रीहेंड। अप्रीहेंड तो क्या होता है, अंडरस्टैंड, समझना,
ये क्या है, ये है रेप्रीहेंड, ठीक है, एंड रिप्रोबेट, ध्यान रखना। अच्छा देखो, अब यहाँ से अगर हम देखें कुछ और वर्ड्स, एक तो आप ना यहाँ पे एक्सकोरिएट लिख लें, एक्सकोरिएट भी हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ इससे हम कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ वर्ड्स लिखूं, स्मर्च, बी स्मर्च, टार्निश, सली, बी फाउल, इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब है दाग धब्बा लगाना, तो बदनाम कर देना, ये कह सकते हैं आप। स्मर्च, बी स्मर्च, टार्निश, आप कह सकते हैं कलंक लगाना, कलंक लगाना, तो वही निंदा ही तो कर रहे हैं, धब्बा लगाना, ठीक है, बदनाम करना, बदनाम करना। आप कह सकते हैं वी बी फाउल द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं ये सब केमिकल्स, तो बी फाउल हो गया। टार्निश, बी स्मर्च, किसी की रेपुटेशन को खराब करना, कलंक लगाना, ये कह सकते हैं, ठीक है। और टार्निश है ना, ब्लेमिश भी कह सकते हैं, ब्लेमिश, ब्लेमिश मतलब दाग लगाना। तो अगर मैं कहूँ किसी की पर्सनालिटी, किसी का चरित्र ऐसा है जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं है, एकदम इमैक्यूलेट है, इम्पेकेबल है, नीट एंड क्लीन है, तो आप उसको क्या कहेंगे, इम्पेकेबल, आपका अनब्लेमिश्ड हो जाएगा। अनटार्निश्ड भी हो जाएगा ना, अनब्लेमिश्ड और अनटार्निश्ड, जिसके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं है, साफ सुथरा उसका चरित्र है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sachin Tendulkar was an indispensable member of the Indian cricket team in his days. जो indispensable होता है उसको cannot be separated, can't be separated, ठीक है। indispensable, मैंने कहा कि वो मेरे जीवन का indispensable पार्ट है, हिस्सा है। तो हमारी लाइफ में इंडिस्पेंसिबल क्या हुआ, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, जैसे पानी के बिना हम जीवन नहीं सोच सकते, ऑक्सीजन के बिना नहीं सोच सकते, तो क्या है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, तो वो हमारे जीवन का एसेंशियल पार्ट हो गया ना। अब जो एसेंशियल है बच्चों, वो इतना जरूरी है कि वो हमारी जिंदगी का बेसिक पार्ट है। बेसिक है तो वो क्रूशियल है, क्रूशियल है, क्रिटिकल है, वो उसके बिना काम चल नहीं सकता, है ना। जो क्रिटिकल है वो फंडामेंटल होगा, जो फंडामेंटल है वो रूडिमेंटरी होगा, रूडिमेंटरी है ना। अब क्योंकि मैं उसको अलग नहीं कर सकती तो वो क्या हो गया, इनएविटेबल, इनएविटेबल, क्योंकि मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती इसलिए अनअवॉइडेबल, इतना जरूरी है, ठीक है। अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, क्योंकि उसके बिना काम चल नहीं सकता, तो वो इंडिस्पेंसेबल हो गया। कोई भी चीज जो फंक्शनल है बच्चों, वो सर्विसेबल है, सर्विसेबल, जो सर्विसेबल है वो वर्केबल है। अब कोई चीज वर्केबल है तो वो यूजफुल है, यूजफुल है वो ऑपरेटिव है। देखो जरा, ऑपरेटिव, ऑपरेटिव आपने कहा, मान लो मैंने कहा कि माना दी शूज आर वेरी ओल्ड बट दे आर स्टिल सर्विसेबल, काम चल जाएगा, अभी और 6 महीने चल जाएंगे मेरे जूते, पुराने तो हो गए बट दे आर स्टिल फंक्शनल। मैंने कहा ये कोई चीज है जो बहुत पुरानी है बट इट इज फंक्शन, एक मेरे पास आयरन रखी है, एक प्रेस रखी है तो बहुत पुरानी, लेकिन चला के देख लेते हैं चलेगी कि नहीं, वो तो चल गई, चल गई तो आज भी कैसी, सर्विसेबल है, वर्केबल है, यूजफुल है, ऑपरेटिव है, फंक्शनल है, मतलब ठीक है, काम कर रही है। अच्छा कोई चीज खराब हो गई तो, कोई चीज खराब हो गई तो आप क्या कहेंगे भाई, ये तो चल रही है। कोई चीज अगर खराब हो गई तो इसको ऑपोजिट क्या होंगे, वो ब्रेक डाउन हो गई। मैंने कहा मेरी बाइक बाइक खराब हो गई, माई बाइक हैज ब्रोकन डाउन, ठीक है। मेल फंक्शन, काम करना बंद कर दिया उसने, अच्छे से काम नहीं कर रही, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, उसमें कोई ग्लिच आ गया, ठीक है। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट कैसे यूज करते हैं, किसी का हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा, मान लो किसी का दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इम्पेयरमेंट। भाई किसी शरीर का कोई भी हिस्सा अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, कोई खराबी आ गई उसमें, जैसे मेंटल इम्पेयरमेंट हो गया, तो आप क्या कहते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट आ गया, फॉल्ट आ गया, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे इसके अंदर, ओके। कोई चीज जो ऑप्शनल है वो तो जरूरी नहीं है ना, जो ऑप्शनल है वो ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, है ना, और वॉलेंटरी हो जाएगा, एंड डिस्क्रिशनरी होगा,
जो जरूरी नहीं है उसके लिए ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, है ना। डिस्क्रिशनरी वर्ड हो जाएगा आपका, ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर हम ऑपोजिट देखें तो, इनका भी अगर हम ऑपोजिट देखें तो जो चीज मैंडेटरी है तो अभी ऑप्शनल नहीं रही, कंपलसरी है ना, कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, जरूरी है, और आप कह सकते हैं रिक्विजिट है, रिक्वायर्ड है। एक तो रिक्विजिट है, इसी से रिक्वायर्ड याद रखें, रिक्वायर्ड है, जरूरत है उसकी, ठीक है, एक रिक्विजिट हो गया। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, इनके बिना काम चल नहीं सकता। जो मोटिवेशनल है बच्चों, तो वो आपके लिए कैसे होगा, इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायी होगा ना, एनकरेजिंग होगा, इंस्पिरेशनल होगा, एनकरेजिंग होगा, ठीक है, एनकरेजिंग होगा। तो हमारा आंसर तो हो गया पहले ही एसेंशियल। आई थिंक बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, काफी सारे वर्ड्स हो जाते हैं, इसलिए डोंट काउंट द क्वेश्चन ऑफ डोंट काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन। अगर आप ये काउंट करेंगे कि 10 ही क्वेश्चंस ये, तो ये एक असही जजमेंट नहीं होगा। यू जस्ट ट्राई टू फोकस कि हम एक क्लास में कितने सारे वर्ड्स कर रहे हैं, आपके पास वोकैबुलरी में कितने सारे वर्ड्स इकट्ठे होते हैं, है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और आप देख रहे हैं जो डेली क्लासेस देखेंगे उनके साथ साथ वर्ड्स रिपीट होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ इस चीज में कि मैं सारे वर्ड्स रिपीट ना करूँ। नहीं लिखूंगी तो बोलकर जरूर बताऊंगी उनको, इससे आपके दिमाग में कनेक्शन बनेगा, एक ग्रुप बनेगा कि ये इस ग्रुप के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 70 तक देख लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप शेयरिंग द क्लासेस एंड कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, थैंक यू।